ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था? आपको मैंने बोला था कि इसके अंदर जो oogenesis वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है कब? जब बेबी सेकंड मंथ के अंदर होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर। देखो मेल बहुत सिंपल है, ठीक है, फीमेल के अंदर कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, इस वजह से फीमेल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, ऐसा दिमाग में खराब चीजें नहीं लानी दिमाग में। देखो मेल के अंदर फंडा बहुत सिंपल है कि जब वो एडल्ट होगा तब उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगा और टिल डेथ तक उसके अंदर स्पर्म कंटिन्यूस बनते जाएंगे, तो कोई झंझट ही नहीं। बट फीमेल के अंदर यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो मतलब आप फीमेल के अंदर जब मैं आपको oogenesis पढ़ाऊंगी तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि फीमेल जब पैदा होती है, नहीं उससे पहले एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जब वो सेकंड मंथ के अंदर होती है, ये मैं सारे पॉइंट लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी वापस, ठीक है। तो सेकंड मंथ के अंदर उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा क्या? जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे बनना स्टार्ट हो जाएगी खूब सारी उगोनिया सेल, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। तो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ये मैंने लिखा है जर्मिनल एपिथेलियम, और मैंने क्या बोला कि ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है यहाँ से परफॉर्म करेगा माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, क्योंकि ये होता है डिप्लॉयड और इससे जो सेल्स बनेगी वो भी कैसी होगी? डिप्लॉयड सेल्स होगी। और यहाँ पे खूब सारी बन जाएगी क्या? oogonia। ये क्या बन गई? खूब सारी oogonia बन गई। अब इन oogonia का मैं एक आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि ये खूब सारी जो oogonia बन रही है ना, ये सारे ऐसे छोटे छोटे क्लम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऐसे क्लम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब होगा क्या? इन oogonia में से कोई भी एक सिंगल oogonia क्या होगी? एनलार्ज होगी। तो इसमें से मान लीजिए मैं इसको पिक कर लेती हूँ, ठीक है, जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, तो कोई भी एक सिंगल oogonia जो होती है वो क्या होगी? एनलार्ज होगी। और बताओ oogonia की ग्रोथ करने से क्या बनता है? ग्रोथ करने से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। तो यहां से ये बन जाएगा, आप ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद आप इस सेल को थोड़ी बड़ी बनाओगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी oocyte सेल। और फिर उसके अलावा जो बाकी की रिमेनिंग सेल्स आपको दिखाई दे रही है ना oogonia, वो इसी के ऊपर यहाँ पे चिपकी भी रहेगी। तो ये मैं बाकी की रिमेनिंग क्या बना रही हूँ? यहाँ पे oogonia बना रही हूँ, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम चेंज करके लिखेंगे फॉलिक्यूलर सेल, या फिर इसको बोला जाएगा ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान के तो बोला जाता है हर एक चीज को लोसा, खाओसा, पियोसा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेन्युलोसा। मुझे लगता है ये नाम किसी राजस्थानी ने रखा होगा, ठीक है। तो ये लोग ग्रेन्युलोसा, या फिर इसको बोला जाएगा और फॉलिक्यूलर सेल। क्या बोलेंगे इसको? फॉलिक्यूलर सेल, या फिर इसको बोला जाएगा ग्रेन्युलोसा सेल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ओवरी आपको दिखाई दे रही है, इस ओवरी के अंदर ये स्ट्रोमा आपको दिख रहा है, ये स्ट्रोमा अब अपनी तरफ से कुछ और सेल्स इसको गिफ्ट करेगा। कैसे मैम? जिनको हम लोग बोलेंगे थीका सेल्स। तो ये तो मैंने बना दी प्राइमरी oocyte, ठीक है। और इसके ऊपर ये मैं क्या बना रही हूँ? ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्रेन्युलोसा सेल। अब मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पे ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है ना, ओवरी अपनी तरफ से खुद यहाँ पे कुछ सेल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी और इन सेल्स को आप बोलोगे क्या? थीका सेल्स। तो ये जो रेड कलर बना रही हो, इसको किसने यहाँ पे चिपकाया है? हाँ, तो इनको यहाँ पे गिफ्ट किया है किसने? ओवरी ने। तो थीका सेल्स, और ये थीका सेल्स कौन फॉर्म कर रहा है? फॉर्म्ड बाय स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, फॉर्म्ड बाय स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, ठीक है। चलिए, जब इसके ऊपर थीका सेल्स आ जाती है, नाउ अब इसका नाम चेंज करके आप बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल। नाम चेंज करके क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसके बाद क्या होगा मैम? इसके अंदर ये आपको ब्लैक कलर की सेल्स कौन सी दिखाई देती है? इन ब्लैक कलर की सेल्स को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या करेगी? सिक्रेटरी हो जाएगी।
एंड सेक्रेटरी नेचर होने की वजह से ये कुछ लिक्विड का सिक्रेशन कर दिए। तो सोचो अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे जब लिक्विड सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा तो वो सिक्रेटेड जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेल्स के बीच में जो गैप होगा उस गैप के अंदर डिपोजिट होता जाएगा। और अगर लिक्विड और ज्यादा अगर सिक्रेट होगा तो वो सेल्स के बीच में काफी अच्छा गैप बना देगा। चलो देखते हैं कैसे मैम। जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे स्पेस को बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलेंगे? एंट्रम। चलो ये क्या बना रही हूं मैं, दिस इज प्राइमरी oocyte, ठीक है। और क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे ये होती है ग्रैन्युलोसा सेल्स, और ग्रैन्युलोसा सेल क्या करेगी, लिक्विड का सिक्रेशन करेगी, और लिक्विड के सिक्रेशन की वजह से इन सेल्स के बीच में अब बनना शुरू हो जाएगा गैप। ये बनना शुरू हो गया यहाँ पे क्या, गैप। और इस गैप के अंदर यहाँ पे क्या फील्ड होगा, इसके अंदर फील्ड होगा लिक्विड। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना चांद जैसा स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, मून लाइक, ठीक है, इसको बोलते हैं एंट्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या हो जाएगा, एंट्रम। और एंट्रम के अंदर यहाँ पे क्या फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, और इस फ्लूइड को बोला जाता है लीकर, लीकर फॉलिक्यूलाई, ठीक है। तो इस फ्लूइड को हम लोग यहाँ पे नाम देंगे लीकर फॉलिक्यूलाई, फॉलिक्यूलाई, ठीक है। अच्छा, बाकी रिमेनिंग आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेनुलोसा सेल दिखाई दे रही है। अच्छा, अब इसके बाद जो थीका सेल्स होती है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड। और थीका सेल्स के डिवाइड होने से एक सेल से कितना लेयर बन जाएगा, एक लेयर से अब यहाँ पे 2 लेयर बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। ये मैं बना रही हूं थीका सेल, जो किसने बनाई थी, ओवरी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब मैं क्या बोल रही हूँ कि थीका सेल डिवाइड करेगी, तो डिवाइड करने की वजह से थीका सेल कैसी हो जाएगी, मल्टी लेयर्ड हो जाएगी। कैसी हो गई, मल्टी लेयर्ड हो गई, है ना। और देखो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि जब भी एंट्रम बन जाता है तो एंट्रम बनने पर हम हमेशा इसको बोलेंगे क्या, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। तो टर्शरी फॉलिकल एक्चुअली हम लोग ये टर्म कब यूज करते हैं, जब भी फॉलिकल्स के अंदर डेवलप हो जाता है एंट्रम। तो टर्शरी फॉलिकल इंडिकेट करता है कौन, प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। ये भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो आप टर्शरी फॉलिकल टर्म कब यूज करोगे, जब उसके अंदर एंट्रम डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपको प्राइमरी फॉलिकल जो दिख रहा है ना, इसके अंदर अब होगा डिवीजन, और डिवीजन होने के बाद अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर। हाँ, तो देखो क्या क्या चेंजेस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, वापस बता रही हूँ। ये क्या थी, जर्मिनल एपिथेलियम थी, डिवाइड हुई, खूब सारी यहाँ पे बन जाएगी ओगोनिया, एंड ओगोनिया में से कोई भी एक सिंगल सेल लार्ज होगी, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte के अंदर, एंड बाकी रिमेनिंग जो ओगोनिया होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा या फॉलिक्यूलर सेल। और ये क्या होगा, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते, अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे ओवरी का जो स्ट्रोमा होगा वो अपनी तरफ से कोई सेल्स इंट्रोड्यूस करेगा, जिनको क्या बोलते हैं, थीका सेल्स। और जैसे ही यहाँ पे थीका सेल्स इंट्रोड्यूस होगी, अब आप उसको बोलोगे क्या, तो सेकेंडरी फॉलिकल। और जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर यहाँ पे एंट्रम बनेगा, तो एंट्रम बनने को आप लोग बोलोगे क्या, टर्शरी फॉलिकल। तो यहाँ पे देखो आपको 3 चेंजेस दिखाई दिए, आपको मतलब ओवरऑल सब में चेंज दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में डिवाइड होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। फिर ग्रैन्युलोसा सेल जो है वो क्या हो गई, सिक्रेटरी हो गई, और इनके सिक्रेटरी होने से एक लिक्विड सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं लीकर फॉलिक्यूलाई, क्योंकि ये सिक्रेट कौन कर रहा है, फॉलिकल सिक्रेट कर दी है, ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल सिक्रेट कर दी है, ठीक है। तो और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स के बीच में बन जाएगा स्पेस, ठीक है। इस स्पेस को बोला जाएगा एंट्रम, एंड द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करेंगे टर्शरी फॉलिकल। और फिर मैंने बोला कि जो थीका सेल्स होती है वो भी डिवाइड होकर कैसी हो जाएगी, मल्टी लेयर्ड हो जाएगी। अब इसके बाद ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte ये खुद से, अब मैं क्या बोल रही हूँ, एग,
खुद एग इटसेल्फ सिक्रीट अ न्यू प्रोटीन लेयर जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये जो ब्लू कलर है ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ब्लू कलर किसने सिक्रीट किया बोलो? ये ब्लू कलर एग ने खुद सिक्रीट किया है, तो इसको बोला जाएगा क्या? जोना पेल्यूसिडा। ये आपको याद रखना है, जोना पेल्यूसिडा, जिसको सिक्रेटेड किया जाएगा, सिक्रेटेड बाय एग इटसेल्फ, एग इटसेल्फ, ठीक है। अब इसके बाद ये जो एंड्रम होगा, ये एंड्रम और बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये जो फॉलिकल होगा, इस फॉलिकल का मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कौन? एंड्रम। यहाँ मैं जो डायग्राम बनाऊंगी ना, उस डायग्राम का मैक्सिमम स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? यहाँ पे एंड्रम। ये वर्ड भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है मैम। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ना अब इसके बाद ये आपको जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना, इन ब्लैक कलर को हमने कभी क्या बोला था? ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। देखो वैसे ग्रेन्युलोसा सेल इनिशियली क्यूबॉइडल होती है, बट बाद में जब डिवाइड होती है ना, तो डिवाइड होने के साथ ये ऐसी हो जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो जाती है, ठीक है। अगर आप पैकेज पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, बस इतना ध्यान रखना कि इनिशियली कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है, बट डिवाइड करने के बाद ही कैसा हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो जाएगा, ठीक है मैम। अच्छा, फिर देखो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे कौन? ग्रेन्युलोसा सेल दिखाई दे रही है। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि ये तो ग्रेन्युलोसा सेल हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में? ये ग्रेन्युलोसा सेल्स भी अब डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने से ये अब कैसी हो जाएगी? मल्टी लेयर्ड हो जाएगी, ठीक है मैम। अब हमने क्या बोला था कि ये जो थीका सेल जो डिवाइड हुआ था, और इसके डिवाइड होने से अब यहाँ पे दो लेयर बनेगी, ठीक है। अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे थीका इंटरना, है कि थीका इंटरना जो सेल्स होती है, इनका नेचर होता है सिक्रेटरी, क्योंकि ये सिक्रेट करेगा यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन, है फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन। ये क्या बात कर रही हो? हाँ, फीमेल के अंदर क्या बनता है? पहले एंड्रोजन बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन। यस, पहले फीमेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद ये तो प्रोड्यूस कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, और अंदर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होगी ना, वो उस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करेगा एस्ट्रोजन के अंदर, क्लियर? तो दिस इज थीका इंटरना, थीका इंटरना। और थीका इंटरना क्या सिक्रीट करेगा? सिक्रीट्स एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। एंड एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में भी सिक्रीट होता है। एंड इसके अंदर जो बाहर वाला जो लेयर होगा, वो होता है यहाँ पे फाइब्रस। अभी फाइब्रस होने से क्या फायदा होगा अभी देखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा थीका एक्सटर्ना, दिस इज थीका एक्सटर्ना। और थीका एक्सटर्ना आपको कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे फाइब्रस दिखाई दे रहा है। और इसमें ध्यान रखना कि इसका जो मैक्सिमम स्पेस होता है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा? एंट्रम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये वर्ड। और इस तरीके से ये फाइनली बन जाएगी एक मैच्योर फॉलिकल। एंड मैच्योर फॉलिकल को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन या फिर मैच्योर फॉलिकल। और ये आपके 12th बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे आपको पूछा जाएगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो आपको ये डायग्राम वहां पे बना के आना होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं? चलो इसमें भी ये पॉइंट भी मैं ऐड कर देती हूँ कि इसका मैक्सिमम स्पेस ऑफ फॉलिकल occupied by एंट्रम। चलो, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। अब इसके बाद आप एक काम करना, वीडियो लास्ट में एक बार वापस देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको ग्रेन्युलोसा सेल्स दिख रही है। अब आपको ये सेकेंडरी ओसाइट दिख रहा होगा, तो देखो सेकेंडरी ओसाइट का इतना जो पार्ट है ना,
वो एंट्रम के साथ में अटैच है, और इस सेकेंडरी oocyte को वॉल के साथ में अटैच कौन कर रहा है, तो शायद आपको दिख रहा होगा ये वाली ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो ये वाली जो ग्रेन्युलोसा सेल यहाँ पे आपको स्टॉक लाइक जो दिखाई दे रही है, जो सेकेंडरी oocyte को वॉल के साथ अटैच करने का काम कर रही है, दिस इज क्यूमुलस ooferus। मैं लिख देती हूँ। तो ये वाली स्टॉक लाइक जो सेल्स आपको ग्रेन्युलोसा दिखाई देगी, दिस इज क्यूमुलस ooferus। क्यूमुलस ooferus, ooferus। और क्यूमुलस ooferus का काम क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte विद वॉल ऑफ मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट आप खुद से लिख लेना। ठीक है, बताओ अभी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। अब देखो, तो ये हमारा बन गया ग्राफिन फॉलिकल। अब देखो ध्यान से, ये मैंने डायग्राम क्या बनाया था, यहाँ ये मैंने बनाया था, यहाँ पे क्या, ये क्लैम्स ऑफ ओगोनिया बनाई थी, फिर ये मैंने बनाया था प्राइमरी oocyte, फिर ये मैंने बनाया था सेकेंडरी oocyte, और देखो इस टर्शरी oocyte के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया है एंट्रम, और टर्शरी oocyte के बाद ये बन जाएगा मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में से क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जो होगी वो बाहर आ जाएगी। अब तुम एक दिमाग लगाओ कि ये वाला इतना पोर्शन, ध्यान रखना, देखो मैं कहां से आपको बाउंड्री बता रही हूँ, ये इतना पोर्शन जब बाहर आ जाएगा, मतलब सेकेंडरी oocyte के साथ थोड़ी बहुत ग्रेन्युलोसा सेल्स भी बाहर आ गई। ठीक है, और जिसको हम लोग बाद में ना एक नाम चेंज करेंगे, उसको बाद में बोलेंगे हम कोरोना रेडिएटा। ठीक है, खैर अभी छोड़ो, इतना ध्यान रखना कि सेकेंडरी oocyte के साथ में थोड़ी बहुत ये वाली ग्रेन्युलोसा सेल्स बाहर आ गई। तो बाहर आने के बाद बाकी बचे हुए पार्ट को आप क्या बोलोगे, कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम क्यों, क्योंकि वहां पे इस एंट्रम के अंदर आपको येलो कलर के ल्यूटिन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, येलो कलर के क्या मिलेंगे, ल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, दैट्स व्हाई उसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। अब नाउ इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है क्या, इसका काम होता है अब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना। क्लियर हो गया, चलो, तो ये चीजें हो गई इसके अंदर। तो मैं ये पॉइंट लिखती हूँ अलग से। ना देखो अब क्या चेंजेस होने वाले हैं इसके अंदर, अब हम पढ़ेंगे ओव्यूलेशन। तो ध्यान रखना, ओव्यूलेशन में बाहर कौन आता है, बाहर सेकेंडरी oocyte बाहर आएगी। ये आपको दिख रहा है ग्राफिन फॉलिकल, और अब इसके बाद यहां से इसमें से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये बाउंड्री किसका हो जाएगा, ये बाउंड्री हो जाएगा ओवरी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ओवरी हो गई रप्चर। ये आपको दिखाई दे रही है ओवरी। ठीक है, तो ये ओवरी हो गई रप्चर, और इसमें से ये सेकेंडरी oocyte जो है बाहर आ जाएगी, और सेकेंडरी oocyte को बाहर आने को क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूलेशन। तो ये प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे क्या, ओव्यूलेशन। अब तुम सोचो कि जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो उसके बाद टाइम वेस्ट होगा डायग्राम बनाने में, तो इसलिए मैं सारा नहीं बना रही हूँ। अब ये यहाँ पे बन जाएगा क्या, एंट्रम, मतलब ये पूरा ही स्पेस अब ऑक्यूपाई कर लेगा कौन, एंट्रम। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्या, यहाँ पे येलो कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये येलो कलर के पिगमेंट्स क्या होते हैं, दिस इज ल्यूटिन पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट, ल्यूटिन पिगमेंट, और ल्यूटिन का वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर, एंड येलो कलर होने की वजह से इसको बोला जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, एंड कॉर्पस ल्यूटियम ध्यान रखना क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब आप इसको ग्राफिन फॉलिकल हम लोग नहीं बोलेंगे, अब इसको बोला जाएगा क्या, अब इसको बोला जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है मेजरली तो सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन, बट इसके अलावा बाकी बाहर मैंने क्या बोला था, यहाँ प्रेजेंट होती है थीका सेल जो क्या सिक्रीट करती है, एंड्रोजन, और ये होती है ग्रेन्युलोसा सेल जो एंड्रोजन को क्या कन्वर्ट करेगा, एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करेगा, है ना। तो मेजरली तो ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ये ध्यान रखना मैक्सिमम ये सिक्रीट करता है, बट ऑल्सो सिक्रीट एस्ट्रोजन।
बट ऑल्सो सिक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने बता दिया कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर मान लो कि देखो हुआ क्या, ये वाला जो एग है ना सेकेंडरी oocyte है, ये चला गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये एग जो है या सेकेंडरी oocyte है, ये वेट कर रहा है स्पर्म का। स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा, ठीक है, अनफर्टिलाइज होगा तो एम्ब्रियो बनेगा और वो जाके इम्प्लांट होगा। तो पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी एंड पी से होता है क्या, प्लेसेंटा। तो ध्यान रखना, प्लेसेंटा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। इतना क्लियर हो गया। सो उस केस के अंदर ये कंटिन्यूसली क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है। बट अगर मान लीजिए स्पर्म अगर नहीं आता, ठीक है, स्पर्म अगर नहीं आया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte होगा, इसका लाइफ स्पैन पता है कितना होता है, 24 आवर्स। ओव्यूलेशन के बाद सिर्फ 24 घंटे का टाइम होता है। अगर स्पर्म आता है तो ये फर्टिलाइज होगा, बाकी अदरवाइज ये फर्टिलाइज नहीं होगा। 24 घंटे के बाद इस एग की डेथ हो जाएगी। तो डेथ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सेकेंडरी oocyte को अगर बॉडी से फ्लश आउट कर दिया तो अब प्रेगनेंसी तो होगी नहीं। अब जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ना तो प्लेसेंटा बनाना है, और जब प्लेसेंटा नहीं बनाना है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की भी जरूरत नहीं होगी। अब धीरे धीरे ये वाला जो कॉर्पस ल्यूटियम आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, जिसका मैं ग्राफ डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ। ये दिख रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम, और उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम, बस हो गया खत्म, ठीक है। अब नाउ इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर होने से इसको बोला जाएगा एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस ल्यूटियम, और ये हो जाएगा क्या, कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस ध्यान रखना कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा, डीजनरेटेड होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इन केस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो हुई नहीं। तो उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, और डीजनरेट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर। इसका कलर था येलो कलर, इसका कलर होता है व्हाइट कलर, ठीक है। अब एक ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या पढ़ा है, ल्यूटीन ग्रेन्यूल्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ल्यूटीन क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली। और ये पिगमेंट आपको कहां से मिलेगा, ये पिगमेंट आपको मिलेगा येलो फ्रूट से। तो फीमेल को येलो फ्रूट खाना लाइफ में बहुत कंपलसरी है बेटा, अपने डाइट का एक पार्ट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल पपाया हो गया, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ल्यूटीन। बाकी इसके अलावा आपने कद्दू खाया होगा, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल मुझे भी पसंद नहीं है। बाकी जितने भी जो येलो फ्रूट होते हैं ना, ध्यान रखिए वो सोर्स होता है ग्लूटीन का। और अगर मान लीजिए आप येलो फ्रूट अगर नहीं खाते हो और आपकी बॉडी के अंदर ये ल्यूटीन अगर पिगमेंट अगर कम है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कॉर्पस ल्यूटियम अच्छे से नहीं बनेगा, ना तो अच्छे से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होगा। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना येलो फ्रूट खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के हार्मोन रेगुलेशन के लिए। तो इतना समझ आ गया आपको, टेंशन मत लीजिए, ये चीजें मैं जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी तब एक बार थोड़ी बहुत फिर वापस रिपीट होगी। तो वापस देखो इधर, ये क्या था, ओगोनिया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। फिर यहां से क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। यहां से क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, और यहां से ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, और उसके बाद ये बन जाएगा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। एंड कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होकर बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये छोटे छोटे व्हाइट डॉट के फॉर्म में हमेशा ओवरी के अंदर पड़े रहते हैं। तो विद टाइम जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है ना, तो ओवरी के अंदर ऐसे आपको व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखाई देते हैं। तो वो व्हाइट स्पॉट एक्चुअली किससे होते हैं, डिग्रेडेड कॉर्पस एल्बिकेंस के होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलो, एक मैंने आपको बोला था कि इसको मैं आपको वापस समझाऊंगी, देखो कैसे। तो ध्यान रखना,
ओव्यूलेशन के अंदर यहाँ पे ओवम बाहर आता है या सेकेंडरी oocyte बाहर आती है? ध्यान रखना, ओव्यूलेशन में एग नहीं रिलीज होता है, ओव्यूलेशन में एग नहीं रिलीज होता है, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर आती है। चलो देखते हैं कैसे। ना देखो, अब हम लोग oogenesis के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं सिर्फ आपको एक ही बार समझाऊंगी, आप वीडियो को वापस 2-3 बार वापस देख लेना, ठीक है। बट ये टॉपिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुन लेना आप, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था कि ये एक डिप्लॉयड सेल होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, oogonia, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल, या फिर इसको बोल सकते हैं हम जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ये खूब सारी यहाँ पे बनाएगा क्या, oogonia। तो कौन सा डिवीजन हो रहा है, सामने दिख रहा है, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, तो माइटोसिस हो रहा है। तो ये सारा फेजेस कब हो जाएगा, ये सारा काम खत्म हो जाता है कब, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। एक मिनट रुक जाओ। अब ये जो oogonia होती है ना, ये यहाँ पे क्या करेगी, ग्रोथ शो करेगी, एंड ग्रोथ शो करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्राइमरी oocyte के अंदर। ये दिख रहा है, दिस इज प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte का प्लॉडी भी कैसा होगा, 2n होगा, ठीक है। तो ये सारा काम खत्म हो गया कब, बिफोर बर्थ, ठीक है। अब मान लीजिए इस बेबी का क्या होता है, जन्म हो जाता है, अब इस बच्ची का बर्थ हो जाता है, ठीक है, बर्थ भी हो गया, तब तक ये प्राइमरी oocyte जो होती है वो अरेस्टेड रहेगी इसी फेज के अंदर। हमने वो प्राइमरी फॉलिकल बनाया था ना, वो प्राइमरी फॉलिकल उसी फेजेस में अरेस्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया इसका चाइल्डहुड, ठीक है। नाउ अब ये फीमेल हो गई क्या, एडल्ट। अब जो फीमेल एडल्ट होगी तो ये अब पार्टिसिपेट करेगा मियोसिस 1 के अंदर। चलो मैं आपको एक चीज बताऊंगी, अभी रुक जाओ, ठीक है। मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 जो होता है इसके अंदर कैसा होगा, अनइक्वल मियोसिस 1 होगा। तो ये अनइक्वल से क्या होगा कि यहाँ पे एक सेल तो छोटी बनेगी और एक सेल यहाँ पे बड़ी बनेगी, है ना। तो ये जो छोटी वाली सेल है इसको बोलते हैं हम लोग पोलार बॉडी। रुक जाओ, ये समझाऊंगी अभी ना, टेंशन मत लो। ये बन जाएगा यहाँ पे पोलार बॉडी। अब ये अगेन यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट करेगा, और मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट करने के बाद ये फाइनली अब बन जाएगा क्या, यहाँ पे एग सेल, या फिर बोला जाएगा इसको ओवम। तो ये बन जाएगा ओवम या फिर ooted, ओवम भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको ooted भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां से फिर फाइनली एक और छोटी सी बन जाएगी क्या, पोलार बॉडी। रुक जाओ, मैं भी चीजें से एक्सप्लेन करूंगी। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, मियोसिस 1 में 1 होता है, 2 में 2 होता है, ये ट्रिक याद रखना। तो 1 में 1 होगा, 2 में 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मियोसिस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर, मियोसिस 2। बट थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये मिलेगी कि ये मियोसिस 1 शुरू तो होता है बट कंप्लीट नहीं होता है, मतलब बीच में कहीं रास्ते में ये फेज क्या होगा, कहीं ना कहीं अरेस्टेड हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने क्लास 11th पढ़ी होगी तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्रोफेज, एंड प्रोफेज में कितने फेज होते हैं, LZPDD। प्रोफेज 1 पढ़ा होगा, LZPDD, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, फैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये वाला जो फेज आपको दिख रहा है ना, डिप्लोटीन फेज, तो ये जो डिप्लोटीन फेज में होगा ये मियोसिस 1 यहाँ पे अरेस्टेड होगा। तो ध्यान रखना, अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज। तो याद है आप लोगों ने क्लास 11th में कभी बोला होगा कि डिप्लोटीन स्टेज, हाँ, कभी कभी बहुत प्रोलोंग होता है। प्रोलोंग होने का मतलब बताऊं, ये फीमेल पैदा हो चुकी है, इसके ओवरी के अंदर ये प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है।
अब ये फीमेल पैदा होने के बाद, अब ये फीमेल जब तक एडल्ट हो जाएगी, मतलब मान लो कि 14 साल बाद या 15 साल बाद जब इसके अंदर एक्चुअल जब है ना ओव्यूलेशन जब स्टार्ट होगा तब इसका नंबर आएगा। तो मतलब हुआ क्या कि 14 साल तक ये जो है ना प्राइमरी oocyte थी वो क्या थी, अरेस्टेड रही थी, है ना। अब देखो हर एक महीने में एक एग का ही नंबर आता है, तो ऐसा नहीं है कि 14 साल बाद में सभी का नंबर आ जाएगा, है ना। तो मतलब कुछ का नंबर आएगा जब वो फीमेल हो जाएगी 21 ईयर की, कब कुछ एग का नंबर आएगा जब वो 25 ईयर की हो जाएगी, कुछ एग का नंबर आएगा जब वो 30 की हो जाएगी, कुछ एग्स का नंबर आएगा जो 40 की हो जाएगी, एंड लास्ट में हो जाएगा 45-50, है ना। तो तुम समझ रहे हो जिन एग का नंबर तो है ना 50 की एज में आया था, 45 की एज में आया था, मतलब 45 ईयर तक ये वाला अरेस्टेड था डिप्लोइडिंग फेज के अंदर। तो डिप्लोइडिंग फेज यहाँ पे कितना लॉन्गेस्ट फेज होगा, समझ रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे होगा मियोसिस 2। अच्छा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पता है मियोसिस 1 कंप्लीट कब होगा, जब यहाँ पे होगा इसमें ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन गलत लिख दिया आपने। तो जब ये फीमेल क्या हो जाएगी, एडल्ट हो जाएगी, ठीक है। जब एडल्ट होगी तो उसमें हर महीने में एक एग का नंबर आएगा, मतलब हर मंथ इसके अंदर एक 1 प्राइमरी oocyte का नंबर आएगा, जिसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, एंड मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये पार्टिसिपेट करेगा मियोसिस 2 में, बट फिर एक बार ब्रेक लग जाएगा ठीक है। और फिर एक बार ब्रेक लगने का मतलब अब ये फिर अरेस्टेड हो गया, कहां पे, ये अरेस्टेड हो गया कहां पे, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 की एनाफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज कहां पे, एनाफेज 2 के अंदर क्या हो जाएगा, अरेस्टेड हो जाएगा। चलो अब ये अरेस्टेड तो हो गया, अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने गलत लिखा है, ये मेटाफेज होगा, ठीक है। अब ये अरेस्टेड क्यों होगा, क्योंकि देखो आपको मैंने बोला भी था कि इस एग के पास में जो होता है वो सेंट्रियोल नहीं होता है, तो अगर सेंट्रियोल नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, तो फिर डिवीजन पूरा नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई ये अरेस्टेड रहेगा यहाँ पे मेटाफेज के अंदर। अब इसके बाद जब एक्चुअल में जब स्पर्म आएगा, क्या होगा, जब यहाँ पे एक्चुअल के अंदर जब स्पर्म आएगा तब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, और फिर फाइनली बनेगा ओवम या फिर एग। तो इसका मियोसिस 2 को कंप्लीट कौन करवाएगा, स्पर्म। बाकी अगर स्पर्म नहीं आता है तो कभी भी सेकेंडरी oocyte जो है वो एग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होने वाला। बराबर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसको ना, ये बहुत सारे ब्रेक लगे थे तो इसको ध्यान से अच्छे से देख लेना, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं एक बार जस्ट है ना 30 सेकंड में और खत्म कर देते। 2n, ये कैसा हो जाएगा, दिस इज अगेन 2n, ठीक है। ये वाला कैसा होगा, हैप्लॉइड, ये वाला भी कैसा होगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो ये जो पोलार बॉडी होता है इनका सिर्फ काम क्या होता है, 23 क्रोमोसोम लेके भागो यहाँ से, 23 क्रोमोसोम लेके भागो यहाँ से, बाकी पोलर बॉडी का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। एंड जो बड़ी बड़ी सेल बनेगी इसको बोला जाएगा सेकेंडरी oocyte। लास्ट में सुनो फटाफट। तो बिफोर बर्थ क्या होगा, ये पैदा होने से पहले जब ये फीमेल क्या होता है सेकेंड मंथ के अंदर एंटर होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तो ये डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ये फीमेल पैदा होगी तब इसके अंदर बहुत सारी प्रेजेंट होगी oogonia, और इन oogonia का नंबर होता है 7 मिलियन। क्या बोला मैंने, 7 मिलियन होते हैं। बट जब ये बच्ची पैदा होगी तो पैदा होने टाइम इसके अंदर यहाँ पे oogonia का नंबर होता है 2 to 4 मिलियन। क्या बोला मैंने, 2 to 4 मिलियन। और जब ये एडल्ट फेज तक आएगी तब इसके ओवरी के अंदर ऐसी oogonia या प्राइमरी जो फॉलिकल है वो आपको ओनली मिलेगी 60,000 से लेकर 80,000। ये फंक्शनल बचेगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। तो बाकी जो रिमेनिंग जो डीजनरेटेड फॉलिकल्स होगी उनको बोलेंगे फॉलिकुलर एट्रेसिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनसाइड में यूज हुआ है। तो ये डीजनरेटेड हो गई, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, फिर डीजनरेट हो जाएगी। और इस डीजनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे,
फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। तो यहाँ पे फॉलिक्यूलर एट्रेसिया कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, चलिए। और फिर आप मुझे एक लास्ट चीज बता दो कि हर महीने में एक एग का नंबर कितना आता है? एक का ही आता है ना, 1 मंथ 1 एग, 1 मंथ 1 एग। तो अगर मान लीजिए कि मैं ऑन एन एवरेज अगर बात करूं कि 15 ईयर के अंदर जब बच्ची 15 साल की होती है और इससे लेकर 50 साल तक इसमें ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसमें टाइम पीरियड कितना हुआ? तो इसके बीच में टाइम हो जाएगा आपका 35 ईयर हो गया। ठीक है, और 35 ईयर में हर महीने में कितना एग बनेगा? एक ही एग बनेगा। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। तो अब मुझे एक चीज बताइए, इनमें से एक्चुअली अप्रोक्स 500 जो है ना ओगोनिया, बस इतने ही यूज होगी। एक्चुअली तो ओवरी के 60 से लेकर 80,000 फॉलिकल्स होते हैं, बट उसमें से यूज कितने होते हैं? ओनली 500 ही यूज हो पाते बाय दिस कैलकुलेशन। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखना। तो वापस देखो उधर, इसमें 7 मिलियन होता है, बट उसमें से जब वो पैदा होगी तो उसकी ओवरी के अंदर कितना हो जाएगा? पैदा होते टाइम ईच ओवरी के अंदर 2 to 4 मिलियन ही बचेगी। बाकी सारे क्या हो जाएगी? डीजनरेटेड फॉलिकुलर एट्रेसिया। बट जब वो एडल्ट फेज तक रीच करेगी तब उसके अंदर ओनली 60 से 80 मिलेगा, बाकी अगेन डिग्रेड हो गई, तो उसको बोला जाएगा फॉलिकुलर एट्रेसिया, है ना। बट अब ओवरी के अंदर, हर ओवरी के अंदर ईच ओवरी में 60 to 80 इधर, 60 to 80 इधर, बट इनमें से पूरी लाइफ के अंदर एक्चुअली कितने ही काम आ पाते हैं? ओनली 500 के करीब कुछ काम आ पाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको सिंपल से समझ आ गई होगी। थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तो इसको एक बार वापस पढ़ लेना। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।